हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं नरेश भाटी आपका वेद स्टडी ग्रुप में वेलकम करता हूं। और पिछली क्लास में हमने जो टॉपिक किया था वो था 16 महाजनपद यानी 16 महाजनपद। और आज अगला जो टॉपिक हमारा है वो आज का टॉपिक हमारा है कि भारत पर विदेशियों के आक्रमण यानी विदेशी आक्रमण, फॉरेन इन्वेजन या फॉरेन अटैक ऑन इंडिया। और एंशियंट टाइम में प्राचीन भारत में जो फर्स्ट जो फॉरेन अटैक हुआ, जो फॉरेन इन्वेजन हुआ, वो पर्शियन का हुआ था, ईरानियों का हुआ था। तो आज हम देखेंगे कि विदेशी आक्रमण में सबसे पहले किस देश के लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया, आक्रमण किया, किस एरिया पे कंट्रोल किया, और उसके बाद फिर कौन आया। तो आज का टॉपिक हमारा है विदेशी आक्रमण। ठीक है, कौन सा? विदेशी आक्रमण। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमने जो 16 महाजनपद पढ़े हैं उनमें देखा कि भारत में 600 बीसी यानी 600 बीसी के आसपास छोटे छोटे इस तरह के 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। कोई एक सेंट्रलाइज पावर नहीं थी जो कम से कम पूरे नॉर्थ इंडिया पर अपना कंट्रोल रखे। तो छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। क्लियर है? तो कोई एक सेंट्रलाइज पावर नहीं थी, कोई एक केंद्रीय शक्तिशाली सत्ता नहीं थी। और भारत छोटे छोटे राजवंशों में बटा हुआ था और ये 16 महाजनपद थे या 16 किंगडम थे जो अलग अलग नॉर्थ इंडिया पर रूल कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो अटैक हुआ इंडिया के ऊपर एंशिएंट टाइम में वो हुआ था पर्शियन अटैक, पर्शियन इन्वेजन, ईरानियों का आक्रमण। क्लियर है? तो विदेशी आक्रमण में हम सबसे पहले किसको देखेंगे? विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण। और विदेशी आक्रमण में हम ईरानी आक्रमण और दूसरा देखेंगे यूनानी आक्रमण। क्लियर है? तो विदेशी आक्रमण में फॉरेन अटैक या फॉरेन इन्वेजन में हम पर्शियन अटैक देखेंगे और फिर यूनानी आक्रमण या ग्रीक अटैक, पर्शियन अटैक, पर्शियन इन्वेजन और ग्रीक अटैक या ग्रीक इन्वेजन। ठीक है, ईरानियों का आक्रमण या ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण। क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले विदेशी आक्रमण में किसकी? ईरानी आक्रमण की। किसकी बात करते हैं? ईरानी आक्रमण की। तो ईरान में एक एम्पायर था, एक साम्राज्य था, एक राजवंश था जो इस समय ईरान पर रूल कर रहा होता है। उसका नाम था हखमनी साम्राज्य। हखमनी साम्राज्य जो इस समय ईरान में रूल कर रहा होता है। हखमनी साम्राज्य या कई बार इसको अखमनी साम्राज्य भी बोल देते हैं। अखमनी या हकमनी साम्राज्य है जो ईरान में रूल कर रहे हैं। एक राजवंश है, एक डायनेस्टी है हकमनी या अखमनी जो ईरान में रूल कर रहे होते हैं। तो एंशिएंट टाइम में प्राचीन भारत पर जो पहला अटैक फॉरेन इन्वेजन हुआ या विदेशी जो आक्रमण हुआ वो होता पर्शियन अटैक, ईरानियों का आक्रमण। और ये ईरान में जो रूल कर रहा था राजवंश उसका नाम था अखमनी या हकमनी साम्राज्य। ठीक है, अखमनी या हकमनी एम्पायर जो वहां पे रूल कर रहे होते हैं। और इसी राजवंश के एक राजा हुए जिन्होंने भारत पर पहला अटैक किया था। ठीक है, और राजा का नाम था दरियबाहु या डेरियस प्रथम। वो कौन राजा था जिसने भारत पर अटैक किया था? दरियबाहु, दरियबाहु या डेरियस फर्स्ट, डेरियस फर्स्ट। तो इसने भारत पर पहला अटैक किया। ये राजा थे ईरान के इस समय। कौन है? दरियाबाहु या डेरियस फर्स्ट ने
भारत पर पहला अटैक किया था। पहला सफल जो आक्रमणकारी था, ईरानी आक्रमणकारी, उसका नाम था दरियाबाहु या डेरियस फर्स्ट। ठीक है, दरियाबाहु या डेरियस फर्स्ट। समझ में आ रही बातें? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ईरान के किस राजा ने भारत पे पहला सफल आक्रमण किया? दरियाबाहु या डेरियस फर्स्ट ने भारत पर सफल आक्रमण किया था। तो इसको मैं मिटा देता हूं, इसको हम देखते हैं यहां पे। दरियाबाहु डेरियस फर्स्ट ने भारत पर कब अटैक किया था? 516 बीसी में भारत पर आक्रमण किया। समझ रहे हैं आप? और ये जो आक्रमण किया था, ये कौन से एरिया पे किया था? ये जो अटैक किया था, ये क्या था? उत्तर पश्चिमी भारत, उत्तर पश्चिमी भारत पर। यानी जो ये पाकिस्तान वाला इलाका है, पाकिस्तान और कुछ थोड़ा सा अफगानिस्तान का एरिया, तो उत्तर पश्चिम भारत पर 1516 बीसी में डेरियस फर्स्ट या दरियाबाहु ने सफल आक्रमण किया था। और किस किस एरिया पे कब्जा कर लिया था? कंबोज, गंधार और सिंध। हमारी बातें। तो पहला जो विदेशी आक्रमण हुआ वो हुआ था ईरान का। ईरान में एक राजवंश रूल कर रहा था जिसका नाम था अखमनी या हकमनी साम्राज्य। और इस साम्राज्य का जो सफल पहला राजा था जिसने भारत पे सफल आक्रमण किया, फर्स्ट सक्सेसफुल अटैक किया, उसका नाम था दरियाबाहु या डेरियस फर्स्ट, जिसने 516 बीसी में ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण किया था बीसी में। और ये कौन से एरिया पे किया था? उत्तर पश्चिम भारत पर, जिसमें पाकिस्तान का हिस्सा और कुछ अफगानिस्तान का हिस्सा पड़ता है। और वो कौन कौन से स्टेट थे? काम्बोज 16 महाजनपद में था, आप जानते ही, गंधार 16 महाजनपद में था, और सिंध। तो ये जो इलाके थे ये अब हो गए किसके कब्जे में? ईरानियों के कब्जे में। समझ में आ रही बातें? और ईरानियों ने कंबोज, गंधार और सिंध पर अपना कब्जा कर लिया। तो इस तरह से पहला सफल जो आक्रमण हुआ विदेशियों का, वो ईरान के हकमनी एम्पायर, हकमनी साम्राज्य या राजवंश की तरफ से जो पहला राजा हुआ दरियाबाहु या डेरियस फर्स्ट ने अटैक किया। तो इंपोर्टेंट है, इसको कई बार अलग अलग पीसीएस में पूछ चुका है, तो इसको आप नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। समझ में आई बातें? तो पहला अटैक हुआ, विदेशी जो फर्स्ट आक्रमण था या फॉरेन जो इन्वेजन था वो पर्शियन था। एक एम्पायर था हकमनी साम्राज्य, उसका पहला सक्सेसफुल रूलर हुआ दरियाबाहु या डेरियस फर्स्ट, जिसने 516 बीसी में भारत पर अटैक किया। और कौन से एरिया पे? उत्तर पश्चिम वाला। और उत्तर पश्चिम में किस किस पर? काम्बोज, गंधार और सिंध पर आक्रमण करके भारत के इस इलाके को अपने कब्जे में कर लिया। हमने 16 महाजनपदों में काम्बोज भी पढ़ा था और गंधार भी पढ़ा था। इस तरीके से ईरानियों ने भारत के इन इन हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया, अपना कंट्रोल कर लिया। क्लियर है यहां तक? तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें अपनी कॉपी में, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। समझ में आई बातें? यस, ठीक है। तो ये मैं मिटा देता हूं, इसको आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, एक बार इसे नोट करें आप। हो गया इतना? ठीक है। तो इस तरह से पहला जो अटैक होता है इंडिया के ऊपर एंशिएंट में, प्राचीन भारत में, वो ईरान की तरफ से हुआ था। कहां से? ईरान की तरफ से। कौन राजा था? डेरियस फर्स्ट या दरियाबाहु ने पहला आक्रमण किया और काम्बोज, गंधार और सिंध वाला जो एरिया था इस पर अपना कब्जा कर लिया। और कोई ऐसा नहीं कि बहुत लंबे समय तक कब्जा, तो मतलब कहने का ये है कि जब तक यूनानियों ने अटैक नहीं किया था इन क्षेत्रों पर इनका कब्जा बना रहा। और इधर से काफी ईरान को इनकम होती थी। और कुछ इस ईरानी आक्रमण का भारत के ऊपर कुछ प्रभाव भी पड़ा। अब वो क्या प्रभाव पड़ा उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि ईरान के इस आक्रमण का, जो इस एरिया पे कब्जा किया, उसका क्या प्रभाव पड़ा ईरान के अटैक का।
ईरान के इस अटैक का, आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा? तो प्रभाव यही था, एक तो क्या हुआ कि हमको पश्चिमी देशों के बारे में जानकारी हुई, पश्चिम देशों के बारे में जानकारी, और विदेशी व्यापार में बढ़ोतरी हुई, विदेशी व्यापार हमारा बढ़ा, ठीक है, इंक्रीज हुआ। तीसरा हम देखें तो जो यूनान में जो स्क्रिप्ट थी, लिपि थी, जैसे खरोष्टी, ठीक है, कुछ लिपि थी जैसे खरोष्टी, और ईरान की एक और लिपि है अरामाइक। तो इन लिपियों का प्रचार हुआ, प्रचार और प्रसार हुआ, ठीक है। एक तो खरोष्टी लिपि और दूसरी जो थी अरामाइक लिपि, इनका प्रचार प्रसार हुआ, ठीक है। और कला के क्षेत्र में भी हमने इनसे कुछ सीखा, और जो कुछ इनका रूल करने का जो तरीका था, जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन था, उससे भी हमने कई चीजों को सीखा। तो इस तरह से ये कुछ प्रभाव रहे थे इस ईरानी आक्रमण के भारत के ऊपर। जैसे पश्चिमी देशों के बारे में हमें जानकारी मिली, विदेशी व्यापार हमारा इन देशों के साथ में बढ़ा, खरोष्ट लिपि का प्रचार प्रसार हुआ, ईरान की जो अरामाइक लिपि थी उसका प्रचार और प्रसार हुआ। क्लियर है यहाँ तक? कला के क्षेत्र में हमने उनसे सीखा, एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमने उनसे कई बातें सीखी। तो इस तरह से मिला जुला कर ये कुछ प्रभाव हुआ था इस आक्रमण। और ये लोग उस उत्तर पश्चिम वाले उस एरिया से आगे नहीं बढ़ पाए थे, ठीक है। तो ये इतना ही है इसमें ईरानी आक्रमणकारियों का ये ईरानी आक्रमणकारी के बारे में जो हमने देखा, उसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इनको अच्छे से लिख लें, याद कर लें। क्लियर है यहाँ तक? यस। अब इसके बाद हम देखते हैं कि भाई जो सेकंड अटैक जो हुआ था वो हुआ था यूनानी आक्रमण, ग्रीक इन्वेजन ऑन इंडिया। यूनानी आक्रमण या ग्रीक इन्वेजन ऑन इंडिया। और वो जो अटैक था वो किसने किया था, देख लेते एक बार। ग्रीक इन्वेजन ऑन इंडिया, यानी भारत पर यूनानी आक्रमण, यूनानी आक्रमण, ठीक है। यूनानी आक्रमण यानी ग्रीक इन्वेजन ऑन इंडिया, ग्रीक इन्वेजन ऑन इंडिया, भारत पर यूनानियों का आक्रमण या भारत पर यूनानी आक्रमण। तो ये जो यूनानी आक्रमण था ये हुआ था, इसको हम सिकंदर का आक्रमण, तो ये अटैक किसने किया था? सिकंदर ने, जिसको अलेक्जेंडर भी कहा जाता, सिकंदर या सिकंदर महान, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, ठीक है। तो अलेक्जेंडर को विश्व विजेता भी कहा जाता है, जो यूनान में एक छोटा सा एक राजवंश था, या छोटा सा एक किंगडम था, एक राज्य था, जिसका नाम था यूनान के अंदर, ठीक है, जिसका नाम था मकदूनिया या मैसिडोनिया, ठीक है। मकदूनिया या मैसिडोनिया था, एक छोटा सा राज्य, एक स्टेट या एक किंगडम, जहां का सिकंदर था। और जो सिकंदर का जो फादर था, सिकंदर का जो पिता था, अलेक्जेंडर का पिता, उसका नाम था फिलिप। क्या नाम था? फिलिप। तो फिलिप जो था इस मैसिडोनिया का राजा था। हमारी बातें, तो सिकंदर का जो फादर था, सिकंदर का जो पिता था, फादर का नाम था फिलिप। क्या नाम था? फिलिप, जो मैसिडोनिया मकदूनिया का राजा था। तो अपने पिता की डेथ के बाद सिकंदर मैसिडोनिया का राजा बनता है। सिकंदर मैसिडोनिया का क्या बनता है? राजा बनता है अपने पिता की डेथ के बाद। और कहते हैं कि सिकंदर ने एक गोल सेट किया, एक टारगेट बनाया, एक लक्ष्य बनाया कि मुझे विश्व विजेता बनना है। और उधर यूनान से, अपनी मैसिडोनिया से शुरुआत करते हुए
उधर यूरोप में यूनान के उसके आसपास एरिया को जीतते हुए, इधर टर्की, ईरान, इराक होते हुए अपने इन एरियाज को जीतते हुए आ धमकता है और भारत के ऊपर अटैक बोल देता है। हमारी बातें तो कुछ जानकारी जो है और भी कुछ इसके बारे में 2-3 बातें और उसको हम लिख लेते हैं। जैसे पूछ सकता है कि इसके पिता का क्या नाम था, फिलिप था या सिकंदर या अलेक्जेंडर कहाँ का राजा था, मैसिडोनिया जो यूनान में पड़ता है ये एक जगह, ठीक है। और भी कुछ इंपोर्टेंट जानकारी है इसको हम लिख लेते हैं सिकंदर से रिलेटेड, ठीक है। जैसे कि सिकंदर के गुरु का क्या नाम था, जो इनका टीचर था, जो गुरु था उसका नाम था अरस्तु, जिसको एरिस्टोटल कहते हैं। क्या नाम था? अरस्तु, अरस्तु जिसको एरिस्टोटल भी कहा जाता है। तो हमारी बातें और जो सिकंदर था इसका एक सेनापति था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर। और जैसे कि सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था, बुकेफाल, बुकेफाल सिकंदर के घोड़े का नाम था, ठीक है। इसकी जल सेना का जो सेनापति था, सिकंदर की जो जल सेना थी, सिकंदर की जल सेना का जो एक सेनापति था उसका नाम था नियार्क्स, ठीक है। ये सिकंदर का एक और सेनापति था, एक और जनरल था नियार्क्स, जिसको जल सेनापति बनाया हुआ था। तो ये कुछ इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है सिकंदर के बारे में। से उसके पिता का नाम क्या है, फिलिप है, वो कहाँ का रहता, मैसिडोनिया मकदूनिया का। उसके गुरु का क्या नाम था, अरस्तु। उसका मुख्य सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकेटर। या उसके घोड़े क्या नाम था, बुकेफाल। या उसका जल सेनापति या उसका जो नेवी है या एक तरह से कहें उसका सेनापति कौन था, नियार्क्स। नेवी या जल सेना का जो सेनापति था नियार्क्स था। हमारी बातें तो ये कुछ इंपोर्टेंट जानकारी है यहाँ पे। तो सिकंदर ने इधर जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है जहां पे पहले ईरानियों ने आक्रमण किया था, तो उन एरियाज को जीतता हुआ काबू, ठीक है, ये गंधार और ये तक्षशिला इनको जीतता हुआ और पंजाब की तरफ आगे बढ़ता है। और चेनाब और झेलम नदी के बीच में एक बहुत बहादुर राजा थे भारत के जिसका नाम था पोरस। क्या नाम था? पोरस। तो कई इधर गंधार के जैसे राजा थे या और जो छोटे छोटे इधर कुछ राजा थे इधर से गंधार, ये पंजाब वाला एरिया या उत्तर पश्चिमी जिसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कहा जाता है, उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र था इसमें जो छोटे छोटे कुछ राजा थे, कुछ ट्राइबल, कुछ जनजाति लोग थे, तो उन सबको हराता हुआ सिकंदर आगे बढ़ता है। कुछ राजाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया था, सरेंडर कर दिया था, बिना लड़े ही घुटने टेक दिए थे सिकंदर के सामने, अलेक्जेंडर के सामने। लेकिन चेनाब और झेलम नदियों के बीच में एक राजवंश था, ठीक है, और वहां का एक राजा था जिसका नाम था पोरस। क्या नाम था? पोरस। तो चेनाब और झेलम नदियों के बीच में, इसको आप नोट कर लें, फिर हम अगली बातों को देखते हैं, लिखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें इसको, ये जानकारी क्लियर है हमारी बातें? हाँ जी, हो गया इतना, ठीक है। तो चेनाब और चेनाब और झेलम नदी के बीच में, झेलम और चेनाब नदी के बीच में एक राजा था, ठीक है। अगर हम बात करें जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया है, ठीक है, तो हमारी बातें ये सिंधु नदी है, सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, चेनाब, झेलम। तो इधर तक्षशिला वगैरह जो ना गंधार जो था, ठीक है, गंधार वगैरह जो था, इनको ये जीतता हुआ सिकंदर जो है इधर से अटैक करता सिकंदर, ठीक है। तो सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए सतलज है, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, तो इधर ये जो दो नदियां हैं, ठीक है, इनके बीच में राजा था जिसका नाम था पोरस। सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, चेनाब, और इधर मान लीजिए ये आपकी नदी हो जाएगी एक तरह से, ये इसकी सहायक नदियां हैं ये सब, चेनाब और झेलम।
तो चेनाब और झेलम के बीच में एक राजवंश था पंजाब वाले एरिया में जिसका नाम था, या एक राजा था जिसका नाम था पोरस। ठीक है, चेनाब और झेलम के बीच में एक राज्य पड़ता था और वहां का राजा था पोरस, जो बहुत बहादुर था। ठीक है, और बहुत हिम्मत से बहादुर से लड़ता है सिकंदर से। इसके पास रिसोर्सेज संसाधन कम थे, छोटा राजा था, सेना भी कम थी, लेकिन उसके बाद भी घुटने नहीं टेके सिकंदर के सामने, सरेंडर नहीं किया, हिम्मत से बहादुरी से लड़ा और मुकाबला किया। ऐसा नहीं जैसे कि इधर गंधार के राजा और इधर कई छोटे छोटे राजा जिन्होंने सरेंडर कर दिया, घुटने टेक दिए, ठीक है, बुजली दिखाते हुए सिकंदर के पैरों में गिर पड़े। लेकिन इसके पास भी संत कहते हैं कि इंफॉर्मेशन भिजवाई होगी, जरूर संदेशा भिजवाया होगा कि भाई तुम भी सरेंडर कर दो, लेकिन इसने मना कर दिया। ये बहादुर से लड़ता है, लेकिन अंत में बहादुर से लड़ते हुए क्या है, हार जाता है। पूरा मुकाबला किया, डट के मुकाबला किया, इसकी सेना कम थी सिकंदर के मुकाबले, सिकंदर की काफी बड़ी सेना थी, लेकिन फिर भी डटकर मुकाबला किया, बहादुरी से वीरता से लड़ता है, ब्रेवरी से फाइटिंग करता लड़ता है, लेकिन हार जाता है। समझ में आई बातें? और कहते हैं कि एक स्टेटमेंट है, एक कहावत है कि जब सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था तो सिकंदर ने कहा कि तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए, छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो कहते हैं कि पोरस ने कहा था कि जैसा एक राजा राजा के साथ करता है। तो कहने का मतलब ये है कि सिकंदर, अलेक्जेंडर इस पोरस की बहादुरी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और अंत में कहते हैं इसको अपना मित्र बना लिया और इसका राज्य इसको लौटा दिया था। समझ में आ रही बातें? तो ये जो अटैक हुआ था वो हुआ था 326 ईसा पूर्व में। ये डेट भी कई बार एग्जाम में पूछ चुकी है। ठीक है, तो जो पोरस और सिकंदर के बीच में जो आक्रमण हुआ, ठीक है, उसको एक नाम भी दिया था हाइडेस्पीस का युद्ध। और सिकंदर का जो अटैक हुआ था इंडिया के ऊपर वो हुआ था 326 ईसा पूर्व में। लिख लो इसको। सिकंदर ने जो सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? इधर पंजाब यानी पोरस, पंजाब वाला जो एरिया था, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत यानी पंजाब पर क्या किया था? अटैक किया था। हमारी बातें। और एक बैटल लड़ी गई, एक लड़ाई लड़ी गई, एक युद्ध हुआ, एक कहते हैं लड़ाई हुई। ठीक है, और वो जो युद्ध हुआ, जो लड़ाई हुई, उसको नाम दिया था हाइडेस्पीस का युद्ध। हाइडेस्पीस का युद्ध। पोरस और सिकंदर के बीच में जो लड़ाई हुई उसको नाम दिया था बैटल ऑफ हाइडेस्पीस, हाइडेस्पीस का युद्ध। बैटल ऑफ हाइडेस्पीस, हाइडेस्पीस का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में? ये जो युद्ध हुआ था, इधर सिकंदर है एक तरफ, ठीक है, और एक तरफ कौन है? पोरस। और इस युद्ध में सिकंदर की जीत होती है, पोरस हार जाता है इस युद्ध में। समझ में आई बातें? तो सिकंदर की यहां पे क्या हुई थी? जीत हुई थी और पोरस की हार हो गई थी। तो ये जो युद्ध हुआ इसको नाम दिया था हाइडेस्पीस का युद्ध, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच। कई बार इसको, क्योंकि ये जो युद्ध था वो वितस्ता झेलम नदी किनारे होता है, हाइडेस्पीस का युद्ध या वितस्ता झेलम का युद्ध जो हुआ था। ठीक है, तो इसको कई बार वितस्ता झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। दूसरा क्या नाम मिलेगा इस बैटल का, इस युद्ध का? वितस्ता झेलम का युद्ध। वितस्ता झेलम का युद्ध। तो हमारी बातें, वितस्ता झेलम का युद्ध। इस युद्ध का दूसरा नाम क्या है? वितस्ता झेलम का युद्ध। क्योंकि जो वितस्ता है वो पुराना नाम है झेलम नदी का। तो कई बार एग्जाम में ये सीधा पूछा है कि बैटल ऑफ हाइडेस्पीस, हाइडेस्पीस की लड़ाई किसके बीच हुई? हाइडेस्पीस का युद्ध किसके बीच हुआ? बैटल ऑफ हाइडेस्पीस या वितस्ता झेलम का युद्ध किसके बीच हुआ? सिकंदर और पोरस के बीच हुआ 326 ईसा पूर्व, जिसमें सिकंदर की जीत हुई, पोरस की हार हुई। या पूछ सकता है कि कौन सी नदी के किनारे पोरस और सिकंदर के बीच में लड़ाई लड़ी गई, बैटल हुई, युद्ध हुआ? वो था
वितस्ता झेलम नदी के किनारे। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसको एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना। क्लियर है? अब सिकंदर जो है पोरस को तो हरा दिया, बाद में दोनों में दोस्ती हो गई, पोरस का राज्य उसको लौटा दिया, तो सिकंदर और आगे बढ़ता, ठीक है, और व्यास नदी के किनारे तक पहुंच जाता है। ठीक है, व्यास नदी के किनारे तक पहुंच जाता है, और यहां तक पहुंचते पहुंचते व्यास नदी किनारे जब पहुंच गई उसकी सेना, तो सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दी। सिकंदर ने अपनी सेना को बहुत बार बार उसको क्या किया, मोटिवेट किया, उसकी कहते हैं उसका हौसला, उसकी हिम्मत बढ़ाने खूब कोशिश की, लेकिन कहते हैं कि सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। और व्यास जो नदी है उससे आगे सिकंदर की सेना नहीं बढ़ पाई, और कहते हैं कि सिकंदर जो विश्व विजेता के नाम से जाना जाता है, सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जाना जाता है, जैसा तथाकथित इतिहासकार उसको कहते हैं कि वो सिकंदर जो दुनिया में किसी से नहीं हारा, अंत में अपनी ही सेना से हार गए, अपने ही लोगों से हार गए। समझ में आ रही बातें? तो इस सिकंदर का जो आक्रमण था, इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमें यूनानी जो इतिहासकार है उन्हीं के स्रोतों से पता चलता है। हो सकता है ये बात थोड़ा सा सिकंदर की कमजोरी को छिपाने के लिए उसकी सेना पर डाल दी गई हो सकता है ऐसा रहा हो कि खुद सिकंदर ही डर गया हो और वो आगे ना बढ़ पाया, क्योंकि वो बहादुरी देख चुका था भारतीय लोगों की। एक छोटी सी सेना पोरस की, एक छोटा सा राजा जो पोरस था, उसने छक्के छुड़ा दिए यूनानी सेनाओं के, दांत खट्टे कर दिए। भले ही पोरस हार गया, भले ही पोरस की सेना हार गई थी, लेकिन बराबर की टक्कर दी थी इस सेना ने, यूनानियों को नानी याद दिला दी थी। तो भारतीय लोगों की वीरता देख चुका था सिकंदर, इससे पहले पोरस की के साथ जो लड़ाई हुई थी उसमें। समझ में आ रही बातें? तो कुछ भी रहा हो कारण क्लियर नहीं है, लेकिन इतनी बात तो बिल्कुल डेफिनेट क्लियर है कि व्यास नदी से आगे नहीं बढ़ पाई सिकंदर की सेना, या सिकंदर व्यास नदी से आगे नहीं बढ़ पाया। कहते हैं उसकी सेना ने मना कर दिया, सिकंदर बार बार कहता रहा, अपनी सेना का हौसला बढ़ाता रहा, लेकिन सेना टस से मस नहीं, और सिकंदर को वापस भारत से लौटना पड़ा। 19 महीने रहने के बाद भारत में सिकंदर कहां से वापस हो गया, व्यास नदी से वापस चला गया, या सिकंदर की सेना व्यास नदी से लौट गई, वापस हो गए, रिटर्न हो गया, वापस हो गया। समझ बात है? वापस हो गया या निकल लिया, अपना चल दिया। क्लियर है यहां तक? ये बात समझ में आई आपको? तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लें। तो सिकंदर की सेना या सिकंदर कहां से वापस लौट गया, पूछता है भी कौन सी नदी से वापस लौट गया, व्यास नदी से वापस हो गए। ठीक है, एक तो ये सारी जानकारी समझ में आई, बात इतनी क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ले लिया, कर लिया सब लोगों ने, ये इतना समझ में आ गई बातें क्या हम बताना चाह रहे थे। तो इस बैटल ऑफ हाइडेस्पीस का ये जो युद्ध था इसको आप याद रखेंगे, बैटल ऑफ हाइडेस्पीस, ठीक है, वितस्ता झेलम की लड़ाई, इसको भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। हाइडेस्पीस का युद्ध, बैटल ऑफ हाइडेस्पीस, ठीक है, वितस्ता झेलम का युद्ध, वितस्ता झेलम का युद्ध या हाइडेस्पीस का युद्ध, किस चीज के बीच हुआ, कब हुआ, या सिकंदर ने कब अटैक किया, वो डेट भी मैंने लिख दी है, 326 ईसा पूर्व। पोरस की हार, सिकंदर की जीत। क्लियर है? तो ये थी कहानी सिकंदर की। अब यहाँ से एक और दूसरा एक पहलू और देखते हैं। इतना हो गया, क्लियर कर लिया, ठीक है, चलिए मिटा दें। अब हम एक दूसरी और बढ़ते हैं, एक और बात का जिक्र हम करते हैं, क्योंकि इधर देखो कोई, ये पंजाब वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इधर इधर कोई सेंट्रलाइज पावर नहीं थी, छोटे छोटे राजा थे जो अक्सर आपस में लड़ते रहते थे। आपने देखा कि इस तरह से गंधार का राजा आम्बी था, उसने सरेंडर कर दिया, घुटने टेक दिए, तो इसी तरह से छोटे छोटे राजवंश थे। समझ में आ रही बात है? अब बात कर लेते इधर, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया हो जाएगा, ये गंगा जी है और इसकी सहायक नदी यमुना जी,
आपने कल पढ़ा होगा, बताया होगा हमने, मगध 16 महाजनपदों में एक शक्तिशाली महाजनपद हुआ जिसका नाम था मगध, जो बाद में चल के एक बहुत बड़ा एम्पायर बना, मगध एम्पायर बना। तो इधर था बिहार में मगध, तो हमारी बातें। और जब सिकंदर इधर अपना अटैक कर रहा है, पोरस से लड़ रहा है और भारतीय राजाओं को हरा रहा है, एरिया पे कब्जा कर रहा है, तो उस समय जो मगध था, जिसने काफी बड़े एरिया पे कब्जा करके काफी बड़ा साम्राज्य अपना खड़ा कर लिया था, एक एम्पायर बन चुका था, वो बहुत बड़े एरिया पे कब्जा कर लेता है और काफी एरिया था मगध के पास, मगध एम्पायर, मगध साम्राज्य जाना जाता है। तो जिस समय अटैक इधर सिकंदर ने किया, पोरस लड़ाई लड़ी, ठीक है, तो जब भारत पे अटैक हुआ सिकंदर का, तो अलेक्जेंडर का, तो उस समय भारत पर या मगध में किसका या किस राजवंश का या किस शासक का या कौन राजा था? तो यहाँ पे इस समय नंद वंश का एक राजा हुआ जिसका नाम था धनानंद। धनानंद, तुम्हारी बातें। धनानंद, क्लियर है? जब भारत पर सिकंदर का अटैक हुआ, जब भारत पर सिकंदर का अटैक हुआ 326 ईसा पूर्व में, तो एक राजवंश था इधर जो पूर्व में रूल कर रहा था, नंद वंश, और वहां का राजा था धनानंद, जिसका काफी बड़ा एरिया था, काफी रिसोर्सेज थे, काफी शक्तिशाली और धनी राजा था, बहुत बड़ी इसकी आर्मी थी। तुम्हारी बातें। तो यहां से क्वेश्चन पूछता है कि जब सिकंदर ने अटैक किया भारत पे, पंजाब वाले एरिया में वो लड़ाई लड़ रहा है, एरिया को जीत रहा है, पोरस को हरा रहा है, उस समय मगध का रूलर कौन था? मगध साम्राज्य में किसका रूल था? या इधर पूर्व में कौन सी सत्ता थी, किसकी सत्ता थी, कौन राजवंश था? या अलेक्जेंडर या सिकंदर के समकालीन कौन राजा था? तो वो था मगध पे रूल करने वाला नंद वंश का राजा धनानंद, कंटेम्परेरी ऑफ अलेक्जेंडर, सिकंदर का समकालीन राजा, पूर्व भारत में, पूरी भारत में, या मगध का राजा, या मगध एम्पायर, या मगध साम्राज्य, एक शक्तिशाली बड़ा राजा धनानंद था, इसके पास लाखों की सेना थी। तो हमारी बातें। तो हो सकता है सिकंदर की सेना इसका नाम सुन के या इसके बारे में सुनकर जानकर खुद सिकंदर भी डर गया हो, घबरा गया हो और फैसला ले लिया कि लौट चलते हैं, और कह दिया कि सेना ने मना कर दिया। तो हमारी बातें। तो इस तरह से चीजें यहाँ पे रही। एक बात ये भी थी कि ये जो यूनानी थे, ठंडे इलाकों से आने वाले लोग थे सिकंदर, और ये काफी लंबा समय हो गया था इनको लड़ते लड़ते, सेना थक चुकी थी अब युद्ध लड़ते लड़ते। इधर गर्मी थी, यहाँ भारत की जलवायु गर्म थी, तो यहाँ वो लोग बीमार पड़ रहे थे, थक रहे थे, घर की याद आ रही थी सैनिकों को। तो ये भी बहुत सारे रीजन थे, कारण थे। और सबसे बड़ा, इस नंद वंश की ताकत, इसकी बड़ी आर्मी, बड़ी सेना, इसके रिसोर्सेस को देखकर सिकंदर या खुद सिकंदर या उसकी सेना डर गई थी, घबरा गई थी, क्योंकि भारतीय लोगों की बहादुरी का परिचय, उनकी ब्रेवरी का परिचय पोरस की सेना ने दे दिया था। छक्के छुड़ा दिए थे यूनानी सेना के, पोरस की सेना। तो हो सकता है कि धनानंद की ताकत को देखकर, उसकी आर्मी, ठीक है, उसके इतने बड़े साम्राज्य को देखकर सिकंदर या उसकी सेना डर गई हो, और 19 महीने रहने के बाद इधर इस वाले एरिया में सिकंदर यहां से व्यास नदी से वापस हो जाए। क्लियर है? और रास्ते में एक जगह पड़ती है बेबीलोन, इराक में, वहां पर 33 साल की उम्र में सिकंदर की डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये थी कहानी सिकंदर के अटैक की। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने लिखा होगा, किया होगा। ठीक है, यहां तक हो गया। तो सिकंदर की जो डेथ हुई थी, वो हुई थी 33 वर्ष की अवस्था में बेबीलोन में। बेबीलोन इराक में पड़ता है, यहां पर सिकंदर की डेथ हो गई। कहते हैं उसे बहुत, मतलब बीमार पड़ गया था वो, फीवर या एक्यूट फीवर उसे हुआ था। ठीक है, हाँ जी। तो इस तरह से ये हमने यूनानी यानी सिकंदर अलेक्जेंडर का अटैक देखा, आक्रमण देखा, और इस आक्रमण के क्या क्या इफेक्ट हुए, प्रभाव पड़े, उन्हें भी एक बार देख लेते। तो एक बार आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इराक में बेबीलोन में सिकंदर की डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इराक बेबीलोन में सिकंदर की डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। क्लियर है यहां तक?
तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, करवा दिया पूरा डिटेल से। क्लियर है? हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है। तो ये हमने ग्रीक इन्वेडर अलेक्जेंडर के बारे में चीज़ों को पढ़ा, देखा और जाना। ठीक है? तो इस तरह से ये भारत से लौट जाता है और रास्ते में जाते समय, लौटते समय बेबीलोन पड़ती है जगह इराक में, वहां पर सिकंदर की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्लियर है इतना आप सभी को? तो ये थी कहानी यहाँ पे सिकंदर की। अब कुछ जैसे प्रभाव क्या पड़े इस यूनानी आक्रमण के, ठीक है, इसके क्या प्रभाव थे। जैसे कि जो डेट की प्रॉब्लम थी भारतीय इतिहास में अभी तक, तो 326 में जब अटैक हुआ था सिकंदर का बीसी में, तो इससे भारत के इतिहास में जो एक डेट थी ना, तिथि की जो समस्या थी, उसको सुलझा लिया गया। तिथि की समस्या हल हो गई। तिथि की समस्या क्या थी? हल हो गई। ठीक है। व्यापार बढ़ा। ठीक है, व्यापार बढ़ा और कई रास्तों का, कई व्यापारिक मार्गों का पता चला। कई व्यापारिक मार्गों का पता चला। ठीक है। कला के क्षेत्र में काफी, कला के क्षेत्र में काफी आदान प्रदान हुआ। आदान प्रदान हुआ। ठीक है। व्यापारिक मार्गों का पता चला, व्यापार बढ़ा, यूनानी या पश्चिम देशों के बारे में जानकारी मिली, कई व्यापारिक मार्ग हमें पता चले, कई व्यापारिक मार्गों का हमें क्या चला? पता चला। पश्चिम देशों के साथ संपर्क बढ़ा। ठीक है, व्यापार बढ़ा, कई व्यापारिक मार्गों को पता चला, कला के क्षेत्र में भी आदान प्रदान हुआ और सबसे बड़ी बात जो थी 326 ईसा पूर्व में भारतीय इतिहास में जो तिथि की समस्या थी उसको हल कर लिया गया, उस समस्या को सुलझा लिया गया। तो ये कुछ प्रभाव थे और कोई बहुत ज्यादा ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है। तो इस तरह से ये जो हमने अभी फॉरेन अटैक देखे, विदेशी आक्रमण देखे, ईरान का आक्रमण, और फिर हमने देखा यूनानी आक्रमण यानी अलेक्जेंडर यानी सिकंदर का आक्रमण। क्लियर है इतना आप सभी को? तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने इस टॉपिक को अच्छे से समझा और पढ़ा होगा। यहाँ से सीधे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार पूछा जाता है। तो आप सब इनको याद करें, अच्छे से चीज़ों को जानें और समझें, और एक हिम्मत के साथ एक पोरस की तरह बहादुरी से मैदान में डटे रहे। इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है, विश्वास बढ़ाता है, प्रेरणा मिलती है। ठीक है। तो पोरस की तरह आपको भी मैदान में डटे रहना, हिम्मत नहीं हारनी, चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, या कोई भी एग्जाम। आपकी मेहनत, आपकी बहादुरी, आपके दृढ़ इरादों के सामने सारी चीजें फीकी पड़ जाएंगी, ढेर हो जाएंगी सब। तो आपको भी पोरस की तरह मैदान में डटे रहना है, बहादुरी से लड़ना है। क्लियर है? कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी मेहनत करते चलते रहना है और ईमानदारी से हार्डवर्क करना है। आपको अपना टाइम देना है, बाकी चीजें आपको वेद ग्रुप यहाँ पे फ्री में दे रहा है। ठीक है, फुल कोर्स है और आपका फ्री कोर्स है और गारंटीड कोर्स है। तो इस वजह से आप सिर्फ अपना टाइम देकर और ईमानदारी से, लगन से मेहनत करते हुए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इस सुनहरे अवसर का मौका उठाएं और फ्री में जो फुल कोर्स है इसको करें और अपना सिलेक्शन पक्का करें। क्लियर है? यहाँ तक जो टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। अगली क्लास में फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय, मिलते हैं, टेक केयर।